चलो, टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी का। इसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में जो मोशन होगा उस कंडीशन में, मतलब जैसे किसी बॉल को हम ऊपर फेंके तो वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर हाइट गेन करता है और फिर वापस क्या होता है, नीचे गिरना शुरू होता है। तो जब हम ऊपर फेंकते हैं तब वो बॉल जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपोज करता हुआ ऊपर उठता है, इसीलिए इसको कहते हैं मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। और जब बॉल ऊपर जाके एक हाइट गेन करके रुक जाता है तब वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाता है उसी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं फ्री फॉलिंग। ठीक है, तो दो पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी और फ्री फॉलिंग, है ना। दोनों ही सिचुएशन में जो बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहता है वो किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है, मीन्स टुवर्ड्स अर्थ लगता रहता है। ठीक है, अब इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बॉल को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, है ना। और देखा जाता है कि जैसे जैसे बॉल हाइट गेन करता जाता है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हाइट ले लिया है, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाता है वैसे वैसे देखा जाता है कि बॉल की जो वेलोसिटी थी वो क्या होती है, घटती जाती। मतलब हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है इस केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव है, रिटार्डेशन है। और चूंकि ये मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होती है, इसीलिए यहाँ जो एक्सेलरेशन हम लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर का लेते हैं। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और जी के बराबर का हो। ठीक, और टाइम तो टी हो गया यहाँ से यहाँ उठने में, है ना। तो जब ऊपर जाता है तब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, एक हाइट गेन करने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बॉल यहाँ आके रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह h हाइट ले लेंगे, यहाँ से यहाँ पूरा का एक्सेलरेशन जो है वो -g हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ये कब, जब बॉल ऊपर जा रहा था। तो इस वाले हिस्से में कोई दिक्कत समझने में, सिचुएशन? ये 9th में भी पढ़ा था सबने। तो अब हम पहले इस हिस्से के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर लेते हैं फटाफट। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होता है। तो v तो यहाँ पे 0 लेना है, तो 0 हो गया, u कुछ ना कुछ होगा तो u ही रहने दो, a की वैल्यू क्या हो गई, -g हो गई और टाइम t हो गया। तो 0 इक्वल टू u प्लस माइनस माइनस जी टी। तो जी टी को इधर अगर लाएं तो जी टी इक्वल्स टू यू लिखें या फिर u इक्वल्स टू जी टी लिखें, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये पहला इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलो दूसरे इक्वेशन में आते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले में। तो s की जगह क्या ले लेंगे, h ले लेंगे, u तो है कुछ ना कुछ, टाइम भी है, हाफ a कितना ले लेंगे, -g ले लेंगे और t तो स्क्वायर रहेगा ही। तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन मॉडिफाई हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो थर्ड बच गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a(s) का। तो v तो 0 होना है, तो 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर है प्लस 2a की वैल्यू -g और s की जगह h।
तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, u स्क्वायर हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2gh हो गया। तो इस 2gh को अगर इधर ले आए, है ना, तो ये तीसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं, या तो हाइट निकाल लें u स्क्वायर बाई 2g करके, या फिर सिर्फ u निकाल लें अंडर रूट 2gh करके। इसमें कोई दिक्कत? बाकी बच्चा चलो अब बात करते हैं कि जब बॉल नीचे गिरने लगे, ऊपर तो उठ गया, ऊपर उठने के केस में 1, 2 और 3 इक्वेशंस मॉडिफाई हो गई। अब देखो जब बॉल नीचे गिरेगा तो नीचे गिरने समय जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा वो तो वही होगा जो पहले स्टेज का फाइनल वेलोसिटी था, है ना, क्योंकि बॉल यहाँ से यहाँ जाके रुक जाता है और तब गिरने लगता है। तो गिरने से ठीक पहले तो रुका हुआ था ना, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इस केस में? 0। अब देखा जाता है कि बॉल जैसे जैसे नीचे गिरता है, मतलब हाइट जैसे जैसे कम होती जाती है, बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। एंड अगेन चूंकि ये मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन कौन सा लेंगे हम? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लेंगे। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा प्लस में g, टाइम तो t ही रहेगा, है ना। और फिर गिरते गिरते अर्थ सरफेस पे पहुंचने से ठीक पहले पहले ये क्या होगा? कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी गेन कर चुका रहेगा, है ना। तो देखो गिरने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? u 0 है, s तो h ही रहेगा, a प्लस g हो गया, टाइम t है, और v की कुछ वैल्यू यहाँ होगी। पहले केस में v 0 होता था, दूसरे केस में फ्री फॉलिंग में v की कुछ वैल्यू होगी, है ना। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इसी तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखो पहला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v तो इसमें कुछ ना कुछ है, u क्या है? 0 है, a क्या है? प्लस g है, तो v इज इक्वल टू सिर्फ gt बच गया। ये पहला इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो दूसरे में आते हैं। तो s की जगह h लेना है, u तो 0 होगा इसमें, हाफ a की जगह प्लस g टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो गया? 0 प्लस हाफ g टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना? हाफ जी टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इसमें कोई दिक्कत? सेकंड में कोई दिक्कत? चलो फटाफट थर्ड का कर लेते हैं। तो v तो कुछ ना कुछ होगा, तो इसलिए v का स्क्वायर रह गया। u की वैल्यू 0 है गिरने के लिए, तो 0 टू a की वैल्यू प्लस g और s की वैल्यू h। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ 2gh। ये थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से भी हम सिर्फ v निकाल सकते हैं, रूट 2gh हो जाएगा, या फिर h निकाल सकते हैं, v स्क्वायर बाई 2g हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? चलो प्रोजेक्टाइल जो होता है एग्जाम्पल होता है किसका? मोशन इन प्लेन का, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन का। मतलब जब एक ही साथ ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन एज वेल एज y डायरेक्शन दोनों में डिस्प्लेसमेंट करे, तो प्रोजेक्टाइल एक स्पेशल टाइप ऑफ
मोशन इन प्लेन होता है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल पे थ्रो करते हैं, ठीक है। तो जिस एंगल पे थ्रो करते हैं उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं इनिशियली उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं उसको हम सिंपली प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जिस जगह से फेंकते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ऐसा कर्व पाथ बनाता हुआ जमीन पे वापस आके गिर जाता है, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया मैक्सिमम जो हाइट गेन कर लेगा, और ये वाला पॉइंट बी पॉइंट हमने कह दिया, ठीक। ये जो हाइट होता है, जो मैक्सिमम हाइट होती है, उसको हम कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं, और एक्स डायरेक्शन में ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल ने उसको हम रेंज कहते हैं, और कैपिटल आर से इंडिकेट होता है। इस बात में कोई दिक्कत यहां तक में किसी को? किसी को? चलो, अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं, वो ध्यान रखना ये जरूरी है। जैसे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा, जो कि इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। और यू वाई थीटा, यू वाई कंपोनेंट मतलब यू साइन थीटा, जो कि एंगल के सामने होता है ना, मतलब ये, मतलब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया यू वाई यू साइन थीटा कंपोनेंट। तो यू कॉस थीटा कंपोनेंट के कारण जो है प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता है, और यू साइन थीटा कंपोनेंट के कारण प्रोजेक्टाइल ऊपर उठता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0 होता है, और वर्टिकल डायरेक्शन में चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, कोई मतलब नहीं है, हम माइनस में जी के बराबर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। इसीलिए जो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वो नहीं बदलता है, वो इनिशियल वेलोसिटी के ही बराबर होता है, ठीक है। इस बात में कोई दिक्कत? ये प्रोजेक्टाइल में की खासियत होती है ना। तब इन्हीं के बेसिस पे हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब है वैसी इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल के पाथ को एक्सप्लेन करे, डिफाइन करे। तो ये जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ फॉलो किया है इसी को हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, और उसको जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा उसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन एस वाला। एस इज इक्वल टू कितना होता है किसी को याद? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हम पहले डिराइव करते हैं यूजिंग फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हम दोनों डायरेक्शन की बात करेंगे, y में भी और x में भी। तो देखो, x डायरेक्शन में तो मान लिया कि डिस्टेंस जो है वो x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और x की ही जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो बराबर हो जाएगी रेंज, है ना। तो s इज इक्वल टू एक्स ले लिया, u x t हो गया, हाफ a x
टी स्क्वायर। यू की जगह यू एक्स क्यों लिखे? क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, इसीलिए वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखे। सिमिलरली एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखे। तो यू एक्स क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा हो जाता है इंटू टी प्लस ए एक्स कितना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना? 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? क्या होगा? पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो ये बचा सिर्फ u cos थीटा इंटू टी बचा, है ना? इसमें कोई दिक्कत? चलो अब y डायरेक्शन में देखो, तो y डायरेक्शन में s की जगह y यूज कर लेते हैं और मैक्सिमम हाइट पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h के बराबर। तो s इज इक्वल टू सिंपली y लेते हैं, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहां ध्यान देना, u की जगह y कंपोनेंट ले लिया वेलोसिटी का, सिमिलरली एक्सेलरेशन की जगह y कंपोनेंट ले लिया हमने एक्सेलरेशन का। तो यू वाई टी रहने दो अभी, हाफ ए वाई कितना? देखो तो ए वाई कितना है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सप्रेशन कितना लेना है? हाँ, माइनस जी, तो टी स्क्वायर। तो फिलहाल इक्वेशन को यहां तक लिख लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, है ना? वहां जगह कम था। तो देखो y इज इक्वल टू यू, वाई की वैल्यू कितनी? u साइन थीटा, है ना? u साइन थीटा इंटू t तो नहीं पता, तो t को हम यहां से निकाल सकते हैं। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई यू कॉस थीटा होगा। ये लिख सकते हैं t की वैल्यू। तो इसी टाइम में कोई प्रोजेक्टाइल x डिस्प्लेसमेंट करता है, साथ ही साथ y डिस्प्लेसमेंट भी करता है, इसीलिए हम यहां से t की वैल्यू निकाल के यहां भी रख सकते हैं। तो t की वैल्यू हो गया कितना? x बाई यू कॉस थीटा, है ना? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो हाफ जी और टी स्क्वायर मतलब इतने का स्क्वायर, मतलब x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो देखो यहां कुछ कटेगा? बताओ तो, कुछ कटेगा? जल्दी बोलो। और कोई? क्या कटेगा यहां? साक्षी, सौम्या, मेधा, गुनगुन, इसमें क्या कट सकता है? तो फिर इतना इतना देर क्यों लगता है बोलने में? दूसरी बात, साइन वाई कॉस क्या होता है? तो tan थीटा लिख दिया और इनटू में x बचा हुआ है माइनस, ऊपर तो g है ना? नीचे में हो जाएगा 2 u का स्क्वायर cos थीटा का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर थीटा, और इनटू में x स्क्वायर होगा, है ना? ये ऐसा लिखाएगा ऊपर वाला इक्वेशन, ये बन जाएगा। चलो
मैथ्स के हिसाब से जब इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाता है तो ये इक्वेशन मिलता है किसका इक्विवेलेंट, पाराबोला का इक्विवेलेंट। इसीलिए कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, पाराबोला के इक्वेशन के इक्विवेलेंट है। इसीलिए प्रोजेक्टाइल का जो ट्राजेक्टरी होगा वो कैसा होगा, पाराबोलिक होगा। ठीक, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो अब हम निकाल लेते हैं उड़ने का टाइम। किस चीज का, उड़ने का टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं उसको, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से इंडिकेट होता है। तो इसके लिए भी हम इसी इक्वेशन की मदद ले लेते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम y कंपोनेंट के लिए कंसिडर करते हैं तो देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। मतलब यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू में टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। और एक स्टेप बढ़ा लें अगर तो हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होगा, यहाँ इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? तो देखो जब ये प्रोजेक्टाइल यहां से उड़ के बी पॉइंट पहुंच जाएगा तब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 होगा। बी पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना। तो बस उड़ने का टाइम तो तभी काउंट हो पाएगा ना जब y कोऑर्डिनेट वापस से 0 हो जाए, है ना। तो यहां से उड़ के जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो ये पूरा टाइम जो हो जाएगा वो दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो y इज इक्वल टू 0 जब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, इक्वल्स टू क्या बचेगा, यू साइन थीटा इंटू टी बचेगा। देखो तो क्या कटेगा दोनों तरफ में, टी कट जाएगा इधर के स्क्वायर से। तो यहाँ क्या बचेगा, हाफ जी टी इक्वल टू यहाँ बचेगा सिर्फ यू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा तो हो गया 2u साइन थीटा, और ये g क्या चला जाएगा, नीचे आ जाएगा तो नीचे आ गया। यही टाइम जो होता है इसी को हम कैपिटल T से इंडिकेट करते हैं जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत?
इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो चूंकि वेलोसिटी बराबर ही रहता है, चेंज होता नहीं है ना? नहीं ना होता है। तो उस केस में x क्या मिलता है? uxt बस मिलता है, मतलब u cos थीटा इंटू टी मिलता है। तो यहां से यहां आने में वही टाइम लगेगा ना, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट में ही ना ऑब्जेक्ट यहां से उड़ के यहां तक पहुंच पाएगा। तो इसी रिलेशन को हम पकड़ लेते हैं, x की जगह ले लेते हैं r, और u cos थीटा इंटू टी में t की वैल्यू ले लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो u cos थीटा इंटू कैपिटल T हो जाएगा। तो u cos थीटा कैपिटल T मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 2u sin थीटा बाई g। तो देखो u और u क्या हो जाएगा? u स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो 2 ही रहेगा, साइन और कॉस है तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो जाएंगे बटा में g। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे वही है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? साइन ऑफ 2 थीटा लिख देंगे। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? u स्क्वायर तो रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिख देंगे, और बटा में g तो है ही, है ना? तो इस तरह हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को? आदित्य? हाँ चलो, एक लास्ट हाइट का बच जाता है, वो फाइनली कल कर लेंगे, और कल से क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। यहाँ एक चीज बस ध्यान दे लो कि थीटा अगर 30 डिग्री दिया है तो दो तरह की बात हम कर सकते हैं, या तो साइन 2 थीटा की बात, या फिर साइन थीटा के स्क्वायर की बात, है ना? तो साइन 2 थीटा का मतलब यहाँ हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ 30, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन 30 का ही स्क्वायर। ये दोनों बातों में अंतर होता है, ये ध्यान रखना। ये बात क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल में कहीं कहीं मिस्टेक कर सकते हो इसके बेसिस पे। चलो अब एक बात बताओ कि अगर u गिवन है, g तो पता ही है 9.8 होता है, तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? मैक्सिमम तब होगी जब पर्टिकुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पर इस साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तभी ना। तभी ना रेंज भी मैक्सिमम मिल जाएगा। एक गिवन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा भी मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि यू तो दिया ही रहेगा, जी तो हमको पता है कि 9.8 होता है,
बस हमको पता करना है कि साइन 2 थीटा कितना हो रहा है। तो अगर साइन 2 थीटा भी अपना मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाए उस केस में, तो ओवरऑल वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलेगा। एक और तरीके से समझा लेना, जैसे r इज इक्वल टू मान लो है x इंटू वाई बाई जेड, है ना। तो अगर x की वैल्यू गिवन है, z की वैल्यू गिवन है, तो y भी अगर मैक्सिमम वैल्यू हो जाए तो ओवरऑल वैल्यू हमको मैक्सिमम मिल जाएगा ना। तो देखो साइन 2 थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो +1 किसकी वैल्यू होती, 90 डिग्री की, है ना। साइन 91 होता है ना, साइन 91 होता है कि नहीं होता है। मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1 या साइन 90, मतलब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए थीटा क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री लिख सकते हैं। आएगा, मतलब अगर हम गिवन वेलोसिटी के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे फेंकें, प्रोजेक्ट करें, तब रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है।